Welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for class 10th History and Civics ICSE syllabus by DN Kundra, गोयल ब्रदर प्रकाशन। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। इसमें हम इसके कॉजेस डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटिकल कॉजेस हमने अपने पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले उसको देख लें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम पॉलिटिकल कॉजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस के बारे में बात करेंगे। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस की बात करते हैं। इसमें देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट attempt to interference in the social and the religious life of the Indian led to the widespread fear among the masses। अब क्या था कि पॉलिटिकल तो इंटरफेरेंस वो कर ही रहे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन फिर वो क्या करने लगे कि सोशल और रिलीजियस लाइफ जो थी इंडियंस की, उसमें भी इंटरफेरेंस अपना देने लगे। इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम, अब जो सोशल कस्टम होते थे इंडियंस के, उसमें भी वो इंटरफेरेंस करने लगे। द ब्रिटिश ओपनली इंटरफेयर्ड विद द सोशल एंड द रिलीजियस कस्टम्स ऑफ द इंडियंस, ignoring the sentiments of the people. The government passes law aiming at the improving the condition of the people। अब वो क्या करने लगे कि जो भी कस्टम्स पुराने चले आ रहे थे इंडिया में, उसमें वो इंटरफेरेंस करने लगे अपना, और उसको चेंजेस करने लगे, और उसमें लॉ पास करने लगे बिना इस बारे में सोचे हुए कि वहाँ की जो हिंदुस्तान की जनता है, जो इंडियंस है, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उससे उनको मतलब नहीं था। वो रिलीजियस में भी बीच में अपना इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया था। The 1829 Act abolishing sati was regarded as an undue interference in the religions of the India। अब एक एक्ट निकाला था उन्होंने 1829 में। उसमें क्या था, सती जो अबॉलिशन कर दिया गया था उसमें, कि अब सती प्रथा हटा देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस था इंडियंस के लिए उनके रिलीजन में, क्योंकि उस जमाने में सती प्रथा चलती थी। The two laws of 1832 and 1850 which permitted Christian convert to inherit property became very popular। दो लॉ और उन्होंने दिए। दो लॉ कौन से जो ब्रिटिशर्स लाए थे, वो थे आपके 1832 में एक लॉ लाए थे, और 1850 में था, जिसमें क्रिश्चियंस को प्रॉपर्टी इनहेरिट दे रहे थे। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ इसमें लोगों के बीच। द लेटर वॉज पर्टिकुलरली ऑफेंसिव टू द इंडियन एज अ कन्वर्ट कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी विदाउट परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। अब क्या था कि अगर क्रिश्चियन अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी का राइट ले सकते थे, और बिना कोई भी रिलीजन्स रिचुअल फॉलो करे वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते थे। तो ये भी इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था। द विडो रीमैरिज एक्ट, जो विडो रीमैरिज एक्ट इंडिया में चल रहा था बेसिकली 1856 में आया, ऑफेंडेड द इंडियन, इट वाज रिगार्डेड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर रिलीजन सेंटिमेंट। तो विडो रीमैरिज एक्ट में भी वो बीच में फांदे, उसमें भी उन्होंने इंटरफेरेंस करा, उसके इसमें भी जो हिंदुस्तानी थे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। दूसरा कॉज क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज, जो वहाँ पे मिशनरीज चल रहे थे उनकी एक्टिविटीज क्या क्या थी। द ब्रिटिश इनकरेज द क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम यूरोप टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया एंड टू ट्रांसलेट द बाइबल इन टू द इंडियन लैंग्वेज। अब क्या था, जो ब्रिटिश की मिशनरीज चल रही थी वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया में अपना क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे, और जो बाइबल थी उनकी, वो बाइबल को कन्वर्ट कर रहे थे इंडियन लैंग्वेज में। These missionaries often condemned Hindu and Muslim custom as outdated and hurting the sentiment of the both communities। और ये जो मिशनरीज यहाँ पे आई थी, ये हिंदू मुस्लिम दोनों के रिलीजन्स को कहती थी कि बहुत पुराने रिलीजन है, बहुत आउटडेटेड है। जिससे होता क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट हर्ट होते थे, दोनों की कम्युनिटीज़ को बुरा लगता था कि उनके रिलीजन्स को ये लोग गलत कह रहे हैं। द मिशनरीज ओपन द स्कूल टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन वेयर द क्रिश्चियन रिलीजन वॉज ऑल्सो टॉट। अब मिशनरीज जो आई उन्होंने क्या करा, इंग्लिश स्कूल यहाँ पे खोल दिए इंडिया में, और उसमें वो क्या करते थे, वो क्रिश्चियन जो रिलीजन था उनका उसको पढ़ाते थे। द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल वर फर्दर हर्ट व्हेन अ टैक्स वाज इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द टेम्पल एंड द मॉस्क। ये तो उन्होंने किया ही किया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हर्ट करा लोगों को, जो मंदिर और मस्जिद थे हिंदुस्तान में, उस पर उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया कि जिस ज़मीन पे मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं उस पर वो टैक्स अब उनको देना पड़ेगा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश आया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और फैक्टर देखते हैं क्या है। People were suspicious of introduction of the modern innovation like railway, telegraph। There were rumors that telegraph poles were elected to hand those who were against the British rule। Similarly, Orthodox Indian noted that in the railway compartment, the higher caste and the lower caste were made to sit by seat।
अब हुआ क्या कि जब जैसे जैसे तरक्की होने लगी या रेलवे आ गया तो टेलीग्राफ पोल आ गया, तो वहाँ पर रूमर्स फैलने लगे कि जो टेलीग्राम के जो खंबे हैं, जो टेलीफोन के तार जिन खंभों पे हैं, उसमें लोगों को लटकाया जाएगा और हैंग किया जाएगा ब्रिटिश के खिलाफ जो बोलेंगे। तो ये भी एक रूमर थी वहाँ पे, जिससे लोगों को और गुस्सा आ रहा था कि ब्रिटिश ऐसा करेंगे उनके साथ। उसके बाद जो रेलवे कंपार्टमेंट थे उसमें क्या हुआ था कि जो पुराने ज़माने की सोच के लोग थे, वो लोग हर कास्ट के लोगों को एक साथ बैठाते थे रेलवे कंपार्टमेंट में। लोअर कास्ट और अपर कास्ट, पहले इंडिया में उस टाइम पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का बहुत पंगा रहता था। तो लोअर कास्ट और अपर कास्ट को एक साथ बैठाया जाता था। इस वजह से जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, जो इंडियंस थे, उनको बहुत बुरा लगता था कि वो लोअर कास्ट के साथ उनको बैठना पड़ रहा है। ये पहले इंडिया में बहुत चलता था, लोअर कास्ट और अपर कास्ट। अब तो फिलहाल बंद हो गया है। The shifting of the emphasis from Oriental learning to Western education was not received well by the people, especially the पंडित and the मौलवी। अब क्या था, जो पंडित थे और जो मौलवी थे, उस पे क्या उनको क्या होता था, वेस्टर्न एजुकेशन बहुत अच्छे से उनको नहीं मिल रही थी। दे सॉ इट अटेम्प्ट टू डिस्करेज द ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज। अब वो खुद ही नहीं लेना चाहते थे। एक्चुअली वो जो मौलवीज और हिंदूज थे उनको लगता था, या जो पंडित थे उनको लगता था कि ये सब जो हम सीखेंगे तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ हैं उनको ये नुकसान पहुंचाएंगी। People started suspecting that the aim of the Western education was not to promote literature and science but to encourage children to become Christian। अब इससे लोगों को ये शक होने लगा कि इनका मेन मकसद इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, या लिटरेचर पढ़ाना नहीं है, या साइंस पढ़ाना नहीं है। इनका मेन मकसद है कि लोगों को क्रिश्चियनिटी पढ़ाना, अपना धर्म पढ़ाना। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे, और वो देख रहे थे ये क्या क्या हो रहा था। तो इसकी वजह से उन लोग के अंदर और गुस्सा उबाल मार रहा था। द पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड द ब्रिटिश बिलीव दैट दे बिलोंग टू द रूलिंग क्लास एंड हैड अ फीलिंग ऑफ सुपेरिटी। अब क्या था कि ब्रिटिशर जो थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। उनके अंदर एक रेशनल फीलिंग थी। वो कहते थे हम लोग ऊंचे क्लास के लोग हैं और इंडियंस जो है लोअर क्लास हैं। तो सुपेरिटी की फीलिंग उनके अंदर हमेशा से थी। दे लुक डाउन अपॉन द इंडियन एंड ट्रीटेड देम विद एरोगेंस एंड ऑफिस इंसल्टेड देम। सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलिनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन मासेस। अब क्या था कि वो इंडियन को एकदम गिरा हुआ समझते थे, एरोगेंस उनको ट्रीट करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इससे भी क्या हुआ, जो इंडियन मासेस थे उनके अंदर एक गुस्सा था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ ऐसा करते हैं। इसके बाद तीसरा कॉज क्या है, तीसरा कॉज है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, ये तो हमने रिलीजियस कॉज और पॉलिटिकल कॉज पढ़ लिया। इकोनॉमिक कॉज क्या था जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। The economic policies of the British resulted in improvising all the segment of the Indian society except a handful of collaborators among the Indians। अब देखते हैं कि पहला क्या है, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडियन। इंडिया की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से उनको एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी reduces एग्रीकल्चर इंडिया टू एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल इग्नाइट। अब क्या था कि राज हो गया था ब्रिटिशर्स का। आपको पता है कि इंग्लैंड से ही पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी और इंडिया के ऊपर कब्जा करे हुए थी। तो अब वो क्या कर रहे थे, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे थे। और जो इंग्लैंड में जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है वो उसको मजबूत कर रहे थे। बेसिकली वो अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत कर रहे थे इंडिया के एग्रीकल्चर के थ्रू। द कंपनी परचेज टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस एंड द फूड ग्रेन फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड them अब्रॉड एट द एक्सॉर्बिडेंट प्राइस। अब वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो लोग यहाँ से खरीदते थे चीज़ें, टेक्सटाइल खरीदते थे, इंडिगो, स्पाइसेस, फूड ग्रेन सस्ते में खरीदते थे इंडिया से, और बाहर जाके बेचते थे उनको अच्छे दामों पे। बाय बाइंग एंड एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स द कंपनी इनकरेज देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब जब वो इंडियन गुड्स को खरीदने और बेचने लगे तो उन्हीं ने यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। बट ग्रेजुअली इंडियन टेक्सटाइल बिगेन टू compete विद द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। अब क्या हुआ कि जब उन्हीं ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, अब वो इंग्लैंड की इंडस्ट्री से compete करना चालू कर दिया उसने। द ब्रिटिश पुट प्रेशर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉरवर्ड द सेल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, और प्रेशर डाला कि जो भी इंग्लैंड में यहाँ से माल जा रहा है वो ना जाए। तो इट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड इम्पोजिंग हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सच गुड। अब क्या हुआ कि इम्पोर्ट बंद करवा दिया गया इंडिया से। अब इंडिया में इम्पोर्ट होना बंद करा दिया उन्होंने कि इंग्लैंड में ही वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ से माल ले जाके वहाँ बनाएंगे, वहीं से बेचेंगे। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस आने लगे इंडियंस के ऊपर, उनका नुकसान होने लगा। सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड
डेवलप इट्स ओन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो इंग्लैंड ने अपनी खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना दी। दिस अफेक्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब उससे क्या हुआ, जो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको नुकसान हुआ। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया वर सब्जेक्टेड टू हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज इंग्लैंड। अब क्या हुआ कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे थे उन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने लगे वो लोग। जो प्रोडक्ट बनता था उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती थी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सेकेंडली, द कंपनी परचेज रॉ कॉटन एंड जूट फ्रॉम इंडिया एट द चीपर रेट फॉर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। और दूसरा काम क्या था कि वो यहाँ से ही रॉ मटेरियल खरीदते थे और जो इंग्लैंड में उनकी फैक्ट्री थी वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाते थे। सून इंडिया बिकेम अ सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द। अब धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को ऐसा बना लिया, इंडिया यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल भेजती थी, कहाँ, इंग्लैंड में। वो ऐसा बना दिया था उन्होंने इंडिया को। और वो इंडिया यहाँ से रॉ मटेरियल भेजती थी इंग्लैंड में, वो अपनी फैक्ट्रियोज में उसको बनाते थे प्रोडक्ट को और उसको बेचते थे। द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर फिनिश गुड फ्रॉम इंडियन रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड देम बैक टू द इंडिया मेकिंग इनॉर्मस प्रॉफिट। अब क्या होता था कि वो इंडिया से ही रॉ मटेरियल खरीदते थे और प्रोडक्ट बनाते थे इंग्लैंड में, फिर वापस उसको इंडिया में ही ला के बेचते थे और पैसा इंडिया में वापस ला के इंडियंस को ही बेच देते थे। इंडिया ही का प्रोडक्ट पहले इंग्लैंड जाता था, फिर वहां से आके यहाँ बेचता था, हाई प्रॉफिट में बेचते थे। जिससे नुकसान क्या हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था कि प्रोडक्ट उन्हीं का है बल्कि वो बन बाहर रहा है, फिर वापस आके उन्हीं को बिक रहा है, तो एक्सपोर्ट जो टैक्सेस है वो उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। ग्रेजुअली इंडियन बिकम ए इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश मेड गुड। ऑन अदर हैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फूड ग्रेन डिप्राइव इंडिया ऑफर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इंडिया क्या हो गया था, इंडिया ऐसा हो गया था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था और फिनिश गुड वहाँ से एक्सपोर्ट करता था। तो वो क्या करते थे, इंडिया का यूटिलाइज कर रहे थे, इंडिया की जितनी भी रिसोर्सेज थी रॉ मटेरियल लेके वहाँ प्रोडक्ट बना के वापस इंडिया में लाके बेचते थे और इंडियन ही को चिपका देते थे उन्हीं का प्रोडक्ट, और बस उनसे ज़्यादा पैसों में बेच देते थे और ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे। थस द चेंज इन द नेचर ऑफ द इंडियन ट्रेड बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन रिसोर्सेज। अब ये जो हो रहा था ना, ये इंडिया की रॉ रिसोर्सेज जो थी, जो मटेरियल थे इंडिया में जो यहाँ से बाहर जा रहा था, इंग्लैंड उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ले जाता था, वहाँ प्रोडक्ट बनाता था, फिर महंगे दामों में इंडियंस ही को बेचता था। तीसरा कॉज क्या है, कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट है उसका भी इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया, कोलैप्स हो गया, वो बर्बाद कर दिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंडियन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री डाइड आउट। अब क्या हुआ कि जब रॉ मटेरियल ही वो यहाँ से उठा के बाहर ले जाने लगे तो इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते थे, जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज की इंडस्ट्रीज थी, वो मरने लगी धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं बच रहा, प्रोडक्ट बनेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन सच एज ढाका एंड द सूरत डिक्लाइन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन थे ढाका में और सूरत में, वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉय द इंडियन इंडस्ट्रीज। और जो इंडिया की सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल की जो थी ब्रिटेन में थी, उस पर इतने ज़्यादा टैक्स लग रहा था कि इंडियन इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई जा रही थी। थाउजेंड ऑफ क्राफ्टमैन एंड द आर्टिशियन वर थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हज़ारों लोग, हज़ारों कारीगर और हज़ारों आर्टिशियन जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिल्क एंड द कॉटन गुड गॉट नो प्रॉफिट फ्रॉम देयर पर एंड बिगन टू लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ। अब जो कॉटन उगाते थे, जो कॉटन और सिल्क के प्रोडक्ट बनाते थे, अब उनके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे। अब उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे तो वो क्या है कि वो उस धंधे को बंद करके कोई नया धंधा सोच रहे हैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। The misery of the artisan were further compounded by the disappearance of the traditional pattern and buyer, the princess, चिएफियन एंड द जमींदार। अब क्या हुआ, जो कारीगर थे, जो हाथ का काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट वाले बंदे थे, उन सब की जिंदगियां इन लोगों ने तबाह कर दी थी। उनके प्रोडक्ट बनते कितने कम थे और यहाँ पे और जो बनते थे वो बिकते नहीं थे, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल यही उठा के बाहर ले जाते थे, फिर वहां से ही वो गुड्स ला के यहाँ बेचते थे। पांचवा पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो इंडिया का पैसा था वो चूसना चालू कर दिया है इन ब्रिटिशर्स ने। द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब जो पैसा इंडिया का जाता था इंग्लैंड में और जिसमें इंडिया को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था, तो वो था आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसको कहते हैं इंडिया का पैसा चूस लेना। टिल द बैटल ऑफ प्लासी 1757 द यूरोपियन ट्रेडर यूज टू ब्रिंग गोल्ड इन टू इंडिया टू बाय कॉटन एंड सिल्क। However, after the conquest of Bengal, the British stopped sending gold to India. जब बैटल ऑफ प्लासी जब तक नहीं हुई थी तो ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया में सोने के बदले कॉटन और सिल्क खरीद के ले जाते थे। लेकिन जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, जब उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने ये रोक दिया, इंडिया को सोना देना ही बंद कर दिया।
They began to purchase raw material for their industries in England from the surplus revenue of the Bengal and profit from the duties फ्री इनलैंड ट्रेड। अब उन्हीं ने क्या करा कि वो रॉ मटेरियल इंडिया से फिर खरीदते कैसे थे, जब उन्हीं ने कब्जा कर लिया बंगाल पे, जो उनको टैक्सेस मिलते थे लोगों से या जो ड्यूटीज लगा रखी थी, जो प्रॉफिट मिलता था इंडिया की ज़मीनों पे, जो टैक्स लेते थे इंडिया की ज़मीनों से, लोगों से टैक्स लेते थे, फिर उसी टैक्स से इंडिया ही का भी सामान खरीद लेते थे। मतलब इंडिया ही के पैसे से इंडिया का सामान खरीद के वो कहाँ ले जाते थे, बाहर, अपने देश। Thus began the process of plundering the India's raw material, resources and wealth by Britain। तो ये जो प्रोसेस इन्होंने चालू कर दिया ना कि इंडिया की ज़मीनों से जो रेवेन्यू आया, जब बंगाल पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उस रेवेन्यू से इंडिया की ही चीज़ें खरीदने लगे, रॉ मटेरियल खरीदने लगे, उसको उठा के बाहर भेजने लगे अपने देश में। तो ये क्या धीरे 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 इंडिया को चूसने लगे, इंडिया का पैसा ये खाने लगे। द ड्रेन ऑल्सो इंक्लूड द सैलरीज, इनकम एंड सेविंग ऑफ द इंग्लिशमैन, the British expenditure in India on the purchase of the military goods, office establishment, interest on the debt and necessary expenditure on the army। और किस तरह से पैसा खाते थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे उनकी सैलरीज, जो इंग्लिशमैन यहाँ हैं वो मिलिट्री में कुछ सामान खरीद रहे हैं, ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनका जो जो भी सामान है, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी चीज़ों उस पर इंडिया का पैसा खर्चा करके अपनी आर्मी को सेटअप कर रहे हैं। रिगार्डिंग द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, द जॉन सलीवन, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू मद्रास, emptily remarked, our system act very much like sponge, drawing up all good things from the bag of the Gangas and squeezing them down on the bank of the Thames। तो जो उस टाइम पे जो रेवेन्यू बोर्ड का प्रेसिडेंट था वहाँ पे, कौन था, आपका जॉन सुलिवन, उसने कहा कि अपना सिस्टम एक ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, गंगा गंगा के किनारे से पैसा उठा रहा है और जाके कहाँ पटक रहा है उसको, अपनी नदी थेम्स के किनारे, तो उठा के वहां से घसीट के अपने वहां रखे दे रहा है। तो एक तरह से वो इंडिया को पूरी तरह से चूस रहे थे, सारा पैसा लिए जा रहे थे इंडिया का, इंडिया को गरीब कर रहे थे। द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल ड्यू टू द डेलहौजी पॉलिसीज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट एनेक्सेशन ऑफ द नेटिव स्टेट्स, मेनी इंडियन लॉस्ट देयर जॉब। अब जो लॉर्ड डेलहौजी ने पॉलिसी निकाली थी कि आपकी जो भी पॉलिसी थी कि नेटिव स्टेट में जितने लोग हैं सब, जितनी भी लॉर्ड डेलहौजी की पॉलिसीज आई थी, उससे वो क्या कर रहा था, उन जगहों को कब्जा कर रहा था, एनेक्सेशन कर रहा था। जब वो जगहों पे कब्जा कर ले रहा था, जो वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे, वो जॉब करते थे, वो उनको उठा के बाहर कर देता था, तो उनकी नौकरियाँ चली जाती थी। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, द आर्मी वॉज डिसबैंडेड। जब अवध पे एनेक्सेशन हुआ तो उसकी पूरी की पूरी आर्मी हटा दी गई। द सोल्जर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, they turn out to be a bitter enemies of the foreign rule in India, they became the own enemy of the English and joined the revolt। अब जब आर्मी पूरी की पूरी आर्मी पे उसने कब्जा कर लिया, तो जो पुरानी इंडियन आर्मी थी तो उसको उठा के बाहर उसने कर दिया, सबके पास नौकरियां चली गई और अपनी आर्मी ब्रिटिशर्स ने वहाँ खड़ी कर दी थी अवध में। तो जितने लोगों की नौकरी गई थी वो सब ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए थे, और वो यही मौके में थे कि कब कोई मौका मिले ब्रिटिशर से लड़ने का, और तभी वो जो रिवॉल्ट था ना 1857, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। Educated Indian become jobless. They were excluded from high posts. Their lord become miserable and they felt discontented। और जो पढ़े लिखे बंदे थे जिनके पास जॉब होती थी उनको भी हाई पोस्ट से हटा दिया गया था। Resumption of the tax-free land. The resumption of the tax-free land and the confiscation of Jagir caused discontent among the Jagirdar and the Zamindar। अब अगर जो टैक्स फ्री लैंड वाला झमेला इन्होंने फंसाया, तो उसमें क्या था, जो जागीरदार होते थे और जो ज़मींदार होते थे उनको ये बात इनकी बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो ज़मींदार होते थे या जागीरदार होते थे तो उनके जो लैंड होते थे वो उसी लैंड से टैक्स लेते थे और उसी से उनका मतलब कह सकते हैं खर्चा चलता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटेड हैड अटैच सेवरल जागीर्स इन बंगाल, एज अ रिजल्ट इंडियन एरिस्टोक्रेसी वो रिड्यूस टू अटर पॉवर्टी। अब क्या हुआ, लॉर्ड बेंटेक ने बहुत सी जागीर ले ली अपने पास बंगाल में, जिससे क्या हुआ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आने लगी। लॉर्ड डेलहौजी हैड ऑल्सो कन्फिस्केटेड जागीर बिलोंगिंग टू द जागीर ऑफ डेक्कन रीजन, दे बिकेम स्टॉन्ट एनिमी ऑफ द इंग्लिश एंड द लीडर ऑफ द अपराइजिंग। लॉर्ड डेलहौजी ने डेक्कन की भी जागीर ले ली थी अपने हाथ में, तो इससे क्या हुआ था, जो जागीरदार थे जिनकी जागीर ली थी इन लोगों ने, वो लोग भी इंग्लिश के बहुत ज़्यादा एनिमी हो गए थे। वो भी बस मौके की तलाश में थे, कैसे इंग्लिश को यहाँ से निकाला जाए अंग्रेज़ों को। पॉवर्टी एंड फाइमाइन, विद द कोलैप्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अमंग द मासेस। अब क्या हुआ, जब इंडिया की इकोनॉमी गिर गई, बुरी तरह बर्बाद हो गई, तो गरीबी तो बेसिकली आएगी ही इंडिया में, तो इंडिया में गरीबी आने लगी। इन एडिशन टू दिस देयर वाज सीवियर फेमाइंस विच क्रिपल द लाइफ एंड द इकोनॉमी ऑफ द पीपल। और गरीबी तो आई और सूखा भी पड़ने लगा, फेमाइंस आ गए, बहुत से डिजास्टर्स आ गए। अब क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि और लोग बर्बाद हो गए। दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड दैट द इकोनॉमिक कंडीशन दैट दे थॉट
लॉट वुड इम्प्रूव ओनली आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो ये सोचते थे जब तक ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक हम लोग के हालात सुधरेंगे नहीं। तो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर सुधारना है तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकना ही पड़ेगा। इसके बाद द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्रीज। अब जो फार्मर्स थे उनकी भी इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गई, वो भी बेचारे गरीब होने लगे। द पीजेंट वर डिसकंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ देयर लैंड। अब क्या हुआ, अब जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी निकाली गई थी उस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे, वो बर्बाद होने लगे थे धीरे धीरे। उनको बहुत लॉस हो रहा था, उनका लैंड ब्रिटिश कब्जा कर ले रहे थे। इन फैक्ट इट वॉज द पीजेंट्री डेट बोर द हैवी बर्डन ऑफ द टैक्सेस टू प्रोवाइड मनी फॉर द ट्रेड ऑफ द कंपनी। और ये फार्मर्स ही थे, जो पीजेंट्रीज थी, यही थे वो जिनकी वजह से कंपनी चल रही थी। कंपनी सबसे ज़्यादा टैक्स तो इन्हीं से लेती थी ना। एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट इनके पास, ये उगा रहे हैं और वहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, तो टैक्स सबसे ज़्यादा कंपनी किससे ले रही, इन्हीं से ले रही। द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल द लैंड रेवेन्यू वॉज डबल द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल्स। अब इन्हीं ने क्या किया कि बंगाल में क्या किया, जो मुगल लेते थे जितना लैंड रेवेन्यू, जितना भी टैक्स लेते थे मुगल, इन्होंने उससे दुगना लेना चालू कर दिया। नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज स्पेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर और द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर। और जितना भी वो टैक्स लेते थे ना, उसमें से 1 रुपया भी वो खर्चा नहीं करते थे उनके डेवलपमेंट पे, पीजेंट्स के डेवलपमेंट पे, कि जिससे वो और अच्छा काम कर सकें। इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू फोर्स मेनी पीजेंट इनटू डेब्टनेस। डेब्टनेस का मतलब है कि कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। जितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू आ रहा था तो उतना ज़्यादा उनके पास इंडेब्टनेस हो रहा था, मतलब उतने ज़्यादा वो कर्जेदार हो रहे थे। द ट्रेडिशनल जमींदार वर रिप्लेस बाय द मर्चेंट एंड द मनी लैंडर। अब क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल जमींदार, जो पुराने जमींदार होते थे, वो मर्चेंट और मनी लेंडर में रिप्लेस हुए जा रहे थे। दीज न्यू लैंड ओनर हैड नो कंसर्न फॉर द पीजेंट। और जो नए लोग आए उनको फार्मर से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे थे। हमको पैसा दोगे तो काम करोगे, पैसा नहीं दोगे तो बाहर। तो वो तो टैक्स वसूलने ही आए थे। दे पुश रेंट टू एग्जॉर्बिडेंट लेवल एंड इन्वेक्टेड देयर टेनेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। अब वो क्या करते थे कि उनका तो काम ही था सिर्फ पैसा लेना, अगर कोई पैसा नहीं देता था तो उनको उठा के बाहर कर देते थे। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट अफेक्टेड द कल्टिवेशन एंड लेड टू द मेनी फाइमाइन। अब ये जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुई फार्मर की, इससे क्या हुआ कि क्रॉप कम होने लगी, फसल कम उगने लगी, जिसकी वजह से भुखमरी और अलग सी चीज़ें आने लगी, सूखा पड़ने लगा, तो फेमाइंस आने लगी। चौथा कॉज हमारा क्या है, मिलिट्री कॉजेस। कि मिलिट्री कॉजेस क्या थे इसके, डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर। जो इंडियन सोल्जर थे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हो गया था अंग्रेज़ों को लेके, और अंग्रेज़ों के खिलाफ थे वो। The above cause had prepared the ground for the rising, but it could not erupt as long as the Indian soldiers were loyal to the English. But there were the several causes that rose the discontent among the सिपाही as well as the who started the uprising. अब हुआ क्या कि ये जो हमारे इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज तो थे, इससे तो बहुत ज़्यादा मदद मिली लोगों को, कि लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो तैयार थे बस लड़ने के लिए। लेकिन वो लड़ते तो लड़ते किससे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसमें भी इंडियन सोल्जर थे। तो इंडियन सोल्जर जब तक उनके खिलाफ नहीं होते तब तक वो लड़ाई ना होती। तो वो भी मौका मिल गया। हुआ क्या, इंडियन सोल्जर कैसे उनके खिलाफ हुआ, द इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सिपाही। तो जो इंडियन सिपाही थे उनके बहुत ही बेइज्जती करने लगे थे, बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था। देयर वर नो फेलो फीलिंग बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन सोल्जर। और जो अंग्रेज सोल्जर थे और जो हिंदुस्तानी सोल्जर थे, एक ही आर्मी में थे, दोनों के लिए कोई भी फेलो फीलिंग नहीं होती थी। द इंडियन सोल्जर वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द इंग्लिश सोल्जर। और जो अंग्रेज सोल्जर थे उनको इन्फीरियर मतलब सुपीरियर समझा जाता था, हिंदुस्तानी सोल्जर्स से बहुत अच्छा समझा जाता था, और हिंदुस्तानी सोल्जर्स की इज्जत नहीं की जाती थी। दे हेल्प द इंग्लिश टू स्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, बट दे ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। और जो हमारे हिंदुस्तानी सोल्जर थे उन्हीं ने आर्मी में लड़े, वो ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स की आर्मी में रहे, ब्रिटिशर्स के वफादार रहे, और ब्रिटिशर को उन्हीं ने कितनी चीज़ें जिताई, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते थे। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग दे वर अब्यूज एंड किक एज इफ दे वर एनेबल। और जब उनकी ट्रेनिंग होती थी तो ट्रेनिंग में वो लोग उनको गलियाते थे, हिंदुस्तानी सोल्जर्स को, और लात मारते थे कि जैसे कि वो जानवर हो, जानवरों से ज़रा व्यवहार करते थे उनके साथ। सच ट्रीटमेंट ब्रोक देयर हार्ट एंड हर्ट देयर फीलिंग। अब क्या हुआ, इससे उनका दिल टूट गया हिंदुस्तानी सोल्जर्स का, कि हम इनके लड़ रहे हैं, हम इनकी आर्मी में हैं और ये हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फॉरबैड सिपाही फॉर वेयरिंग कास्ट और सेक्रेटेरियन मार्क्स, बियर्ड और टर्बन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ थी उन्हीं ने, जो सिपाही थे हमारे सिपाही हिंदुस्तानी,
वो अलग अलग कास्ट के होते थे, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि ये सब नहीं होगा। सरदारों से कह दिया कि आप पगड़ी टर्बन नहीं रखेंगे, मुसलमान आपके दाढ़ी रखे तो दाढ़ी हटवाइए, और भी जो भी रिलीजियस चीज़ें होती थी वो हटाने की कोशिश करी उन्होंने वहाँ से। तो इससे भी हवा मिली सोल्जर्स को, और सोल्जर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे धीरे धीरे। inferior status and the low salaries. The wages of the Indian soldier were too less to support their family. अब जो हिंदुस्तानी लोग थे, आपके इंडियन सोल्जर थे जो ब्रिटिश की आर्मी में, उनकी सैलरी बहुत कम थी। इतनी कम थी कि वो अपनी फैमिली को पाल नहीं सकते थे। और एन इंग्लिश वॉज पेड मोर देन 8 times एन इंडियन सिपाही। और जो हिंदुस्तानी सिपाही था उसकी सैलरी का 8 गुना मिलता था ब्रिटिश सिपाही को, अगर अंग्रेज होगा वो। वाइल देयर ड्यूटीज वर ऑफ सिमिलर नेचर, बल्कि दोनों के काम एक ही थे। द इंडियन हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन आइदर, और इंडियन को प्रमोशन भी नहीं मिलता था। दे वर नॉट अपॉइंटेड टू द हाई पोस्ट इन द आर्मी, और उनको हाई पोस्ट पे भी अपॉइंट नहीं किया जाता था इंडियंस को। नो इंडियन कुड राइज हाई देन द पोस्ट ऑफ द सूबेदार, एंड हिज सैलरी वॉज सैलरी टू वॉज लेस दैन ऑफ द इंग्लिश सोल्जर। अब अगर इंडिया का कोई आदमी था तो वो सूबेदार की पोस्ट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था, इससे ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करते थे। और उसकी सैलरी इतनी कम होती थी, जो एक इंडियन सोल्जर, जो इंग्लिश का सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर है, उससे भी बहुत कम होती थी उसकी सैलरी। इनफैक्ट द सिपाही लाइफ वॉज वेरी हाइड एंड ही रिजेंटेड इन्फीरियर पोजीशन। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही बेकार थी, जो इंडियन सोल्जर थे आपके ब्रिटिश आर्मी में। तो इससे उनके अंदर इन्फीरियर की फीलिंग आ रही थी कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। द जनरल सर्विस एनलिस्ट एक्ट 1856. Lord Canning passed as a General Service Enlistment Act. It created bitterness among the Sipahi as it bound them to send fight even to an overseas front. अब क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट पास कर दिया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था कि उन्हीं ने कहा कि लोगों को ओवरसीज भी जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए अंग्रेज की फौज के साथ। जो इंडियन सिपाही थे वो देश के बाहर भी जाएंगे, समुद्र पार करके भी जाएंगे लड़ने। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन सोल्जर थे उनके अंदर बिटरनेस आ गया, उनको अच्छा नहीं लगा, वो जाना नहीं चाहते थे। सिपाही अपोज द एक्ट बिकॉज इट वॉज कंट्री टू देयर रिलीजियस बिलीफ। होता क्या था कि कुछ सिपाही ऐसे थे कि उनका जो रिलीजियस बिलीफ था कि वो नहीं जा सकते। पहले ज़माने में ऐसा रिलीजियस बिलीफ होता था कि वो समुद्र पार करके नहीं जाएंगे लड़ने, तो उनके रिलीजियस बिलीफ को हर्ट कराई इस एक्ट ने। द एक्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर। तो जो एक्ट था उसने इंडियन सोल्जर के सेंटिमेंट को नहीं देखा, उसने एक्ट तो पास कर दिया कि जाना पड़ेगा आपको, और ओवरसीज आप बाहर जाके लड़ेंगे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। द ब्राह्मण सोल्जर सॉ इन दिस अ डेंजर टू देयर कास्ट। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण सोल्जर थे उसमें ब्रिटिशर्स में उन्होंने देखा कि ये तो उनकी कास्ट के लिए खतरा हो रहा है। दिस लेड द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम। इससे क्या हुआ कि उनके अंदर एक फीलिंग आ गई कि ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स के धीरे धीरे सोल्जर्स भी ब्रिटिशर के खिलाफ होने लगे थे। चौथा पॉइंट क्या है, द लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द फर्स्ट अफगान वॉर। अ मिथ प्रिवेल अमंग द सोल्जर दैट द इंग्लिश वर द इनविंसिबल, बट द बीटिंग दे रिसीव इन द फर्स्ट अफगान वॉर, this myth and the Indian Sipahi felt that the British could also be defeated, so they gathered and courage to take up arm against them. एक मिथ चल रही थी, एक ये चलता था कि वहम था कि ब्रिटिशर बहुत मजबूत है, उनको कोई हरा नहीं सकता, ब्रिटिशर बहुत मजबूत है। लेकिन जब पहली अफगान वार हुई तो ब्रिटिशर औंधे मुंह गिर गए, उनको हरा दिया गया। अब जो हिंदुस्तानी सोल्जर थे कि उनको भी लगा कि ब्रिटिशर मजबूत नहीं है, तो ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा कि आपस में एक टीम बनाना चालू कर दी और एक दूसरे को इनकरेज करने लगे कि हम लोग ब्रिटिशर के खिलाफ अगर जाएंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। द क्रीमन वार 1857 to 56 broke out between England and Russia in Europe. A large number of European soldiers was pulled back to the Europe. The fall in the number of the European troops in India encouraged the Indian Sipahi to break out in an open revolt. अब क्या हुआ कि 1854 से 56 के बीच एक वॉर चालू हो गई इंग्लैंड और रशिया के बीच। तो जो यूरोपियन सोल्जर थे उनको वापस यूरोप बुला लिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो यूरोपियन सोल्जर थे उनकी कमी हो गई, और इंडियन सोल्जर्स को मौका मिल गया कि हम लोग अब इनके खिलाफ यहाँ पे लड़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज सोल्जर अभी जा चुके हैं। द इफेक्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था उसने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था, वो चाहे इकोनॉमिक कॉज हो, चाहे पॉलिटिकल कॉज हो आपका, चाहे रिलीजियस कॉज हो, और मिलिट्री कॉज में भी उसका इफेक्ट था। द बंगाल आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल आर्म। इट कंसिडर मेनली ऑफ द सोल्जर ड्रॉन फ्रॉम द अवध।
जो बंगाल की आर्मी थी उसमें बहुत मजबूत आर्मी थी, तो उसमें बेसिकली जो बंदे जितने भी सोल्जर थे ना हिंदुस्तान के, वो सब अवध से थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 सेंड अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम एंड इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग। और जब इन्हीं ने अवध को कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो एक उनके अंदर फीलिंग आ गई कि यार हिंदुस्तानी सोल्जर्स के अंदर कि इन लोगों ने हमारे अवध को कब्जा कर लिया। तो वो लोग धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे और फीलिंग उनके अंदर बहुत मजबूत हो गई ब्रिटिशर्स के लिए। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सोल्जर। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वॉज 5 times that of the British troop. It encouraged the Indian soldier to take up the arm against the। अब ये था कि बेसिक बात है कि हिंदुस्तान में अगर ब्रिटिशर्स ने अपनी फौज बनाई है तो हिंदुस्तानी उसमें ज़्यादा होंगे। तो जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की उसमें हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा थे, तो हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा थे, तो इससे भी हिंदुस्तानियों को अंदर से आया जज्बा कि हम लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग आराम से ब्रिटिशर को पटक देंगे। तो इससे भी उनको मौका मिला लड़ाई करने का कि हम लड़ेंगे। लास्ट आप देखें कॉज कौन सा, इमीडिएट कॉज कौन था कि तुरंत जिसकी वजह से लड़ाई चालू हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीस कार्टेज आई थी, अंग्रेजों ने ग्रीस कार्टेज मंगाई थी, जिसकी वजह से तुरंत लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाय 1857 द मटेरियल फॉर अ मास अपराइजिंग वॉज रेडी। बाय 1857 द मटेरियल फॉर द मास अपराइजिंग वॉज रेडी। अभी हम जितने कॉज पढ़ के आए, धीरे धीरे लोगों के अंदर तो खून उबाल मार ही रहा था लोगों का, बस एक मौका चाहिए था कि बस मार चालू हो जाए। लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। अंदर ही अंदर तो सब तैयार थे कि सब अंग्रेजों के खिलाफ थे, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे जमींदार हो, चाहे रूलर हो, सब अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन एक ऐसा मौका चाहिए था जिससे वहाँ पे एक चिंगारी बस चाहिए थी। ओनली अ स्पार्क वॉज नीडेड टू सेट इट ऑन अ फायर। एक चिंगारी चाहिए थी जिससे आग लगे। इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द ग्रीस कार्टेज। ग्रीस कार्टेज आ गई मार्केट में और अंग्रेज लेके आए, और वो ग्रीस कार्टेज ने वो काम कर दिया, वो चिंगारी का। अ न्यू टाइप ऑफ राइफल, इनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। एक राइफल को इंट्रोड्यूस करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी आर्मी में। ग्रीस कार्टेज वर्ड टू बी यूज इन देम। उसमें क्या होता था, जो कार्टेज लगती थी वो ग्रीस कार्टेज होती थी, मतलब जो उसकी गोली होती थी वो उस पर ऊपर ग्रीस लगा होता था। बिफोर फिटिंग डेम इन द राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट द टिप ऑफ द कार्टेज विद देयर टीथ। अब उसमें होता क्या था कि वो एक राइफल थी जिसमें आपको अगर गोली लगानी है या कार्टेज लगानी है तो उसको अपने दांत से छीलना पड़ता था आगे से उसकी टिप को, और फिर वो आपकी राइफल में फिट होती थी। अ र्यूमर स्प्रेड दैट दे वर ग्रीस विद द फैट ऑफ द काउ एंड द पिग। अब क्या था कि लोगों में ये र्यूमर फैल गया कि वो जो कार्टेज है वो पिग और काऊ की चर्बी से बना हुआ है। Both Hindu and the Muslim सिपाही was engaged and thought that the English government wanted to defile their religion। अब उसमें हिंदू भी थे सोल्जर और मुसलमान भी सोल्जर थे, और दोनों को भी ये हो गया कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट है वो उनके रिलीजन्स को बर्बाद करना चाह रही है। कि अगर मान लेते हैं कि आपको सुअर का चर्बी है तो मुसलमानों के लिए गड़बड़ है, और अगर गाय की चर्बी है तो हिंदुओं के लिए गड़बड़ है। दोनों के रिलीजन से खिलवाड़ कर रहे हैं अंग्रेज। तो both refuses to use these cartridge and when the force was against them they became infuriated and rose in the revolt। तो दोनों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कह दिया कि हम ये कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब इस कार्टेज का इस्तेमाल नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ एक्शन लेना चालू कर दिया, और यहीं से आपकी 1857 की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। यही वो मेन इमीडिएट कॉज था जिसने लड़ाई को स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से जंग स्टार्ट हुई 1857 की अंग्रेज़ों के खिलाफ। आई होप सो आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग मेन इवेंट्स जो हैं वॉर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या थे मेन इवेंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।